आज दिनांक 12 जून 2021 को मैं डॉक्टर मनोज राय, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग TS कॉलेज हिसुआ, नवादा, स्नातक द्वितीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना लहर में संकलित बीती विभावरी जागरी कविता को पढ़ाने जा रहा हूँ। हमारे विद्यार्थी इसे आवश्यक समझें कि छायावाद में प्रकृति का मानवीकरण प्रमुख वैशिष्ट्य रहा है और मानवीकरण अलंकार के रूप में यदि प्रतिष्ठित हुआ है तो वह छायावाद में हुआ है। इसके पहले भी प्रकृति का मानवीकरण हुआ है यत्र तत्र, मेघदूतम जैसे काव्यों में, लेकिन वहाँ पर मेघ मौन रहता है, मेघ कुछ बोलता नहीं है, यक्ष ही बोलता है। पद्मावत में है, रामचरितमानस में प्रकृति की वस्तुएं नहीं बोलती, लेकिन प्राकृतिक जो जीव हैं वे मनुष्य से संभाषण करते हैं। तो प्रकृति का मानवीकरण छायावाद की एक विशेषता है। और बीती विभावरी जागरी कविता आद्योपांत प्रकृति के मानवीकरण से समन्वित है। चूँकि छायावाद में आदि से अंत तक जयशंकर प्रसाद रहे। निराला जी और पंत जी दोनों छायावादी होकर के भी बाद में प्रगतिवादी हो गए, लेकिन महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद ने छायावाद का परित्याग नहीं किया। तो बीती विभावरी जागरी कविता पूर्णतः प्रकृति के मानवीकरण पर अवलंबित है। वहाँ प्रकृति को मानव के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। एक नायिका सोई हुई है और उसको जगाने के लिए दूसरी नायिका जाती है। प्रसंग यही है और वह कहती है जग जाओ, लेकिन जो उदाहरण देती है कि अमुक अमुक जग चुके हैं तू ही सोई हुई है, यानी प्रतिद्वंदिता की भावना जगाना चाहती है। और यह प्रतिद्वंदिता है कि वह जग जाए, उद्देश्य बस यही। लेकिन कवि ने इसको सख्य भाव के अनुकूल संबोधन के चिन्हों का भी प्रयोग किया है। बीती विभावरी जागरी, ये जो री शब्द है वह सख्य भाव का द्योतक है, अतिशय प्रेम का द्योतक है। और इसमें यह बताया गया है कि इन दोनों नायिकाओं में अनन्य प्रेम है। तो कहती है कि बीती विभावरी जागरी, बीत गई, क्रिया का पहले प्रयोग किया गया। विभावरी बीत गई नहीं, या विभावरी बीती रे, ऐसा नहीं है। बीती विभावरी क्रिया का पहले प्रयोग
संबोधन का बाद में प्रयोग, जबकि संबोधन का पहले प्रयोग होता है, अरे इधर आओ, अरे जग जाओ। लेकिन संबोधन इसमें बाद में आया है, बीती विभावरी जागरी। विभावरी और जागरी में अंत में री का जो है वह अंत्य अनुप्रास इस भाषा के सौंदर्य को बढ़ा देता है। बीती विभावरी जागरी। विभावरी कौन? जिस रात में तारे अधिक चमकीले हों या चमक बिखेरें, वह विभावरी रात कहलाती है, जिसमें चमक ज़्यादा है। विभा यानी चमक। भाष धातु से जितने भी शब्द व्युत्पन्न हुए हैं वे सभी चमक प्रकाश के द्योतक हैं। जैसे भास्कर, प्रभास, विभास इत्यादि। तो बीती विभावरी जागरी, जाग जाओ, रात बीत गई, अंबर पनघट में डूबो रही। अब सांग रूपक का प्रयोग करते हैं। प्रकृति में सांग रूपक, अंबर पनघट में, अंबर रूपी आकाश रूपी पनघट में, अंबर पनघट में डूबो रही, आकाश रूपी पनघट में डुबा रही है क्या? तारा घट उषा नागरी। उषा नाम की चतुर स्त्री तारा रूपी घड़ों को डुबा रही है, इसलिए तुम जग जाओ। पहले समरसेबुल का जमाना नहीं था, चापाकल का जमाना नहीं था, बोरिंग का जमाना नहीं था, कुएं और तालाब ही होते थे जल पान करने के लिए। तो उसी के बारे में सूचित करते हुए कवि नायिका से कहवाता है, आकाश रूपी पनघट में तारा रूपी घड़ों को डुबा रही है। कौन? उषा नागरी। उषा चतुर स्त्री, नागरी कहा जाता है चतुर स्त्री को, नागर कहा जाता है चतुर पुरुष को। इसीलिए श्री कृष्ण चतुर पुरुष थे तो उनको नटनागर कहा गया। राधा चतुर स्त्री थी, विवेकशीला थी, इसलिए उनको नागरी कहा गया है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, यानी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें हे राधा नागरी, या राधा नागरी जो हैं वे मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। राधा सामान्य स्त्री नहीं हैं, नागरी हैं। पहले जो चतुर होते थे वे नागर कहलाते थे, जो मूर्ख होते थे वे गंवार कहलाते थे। बाद में शहरों में रहने वाले नागर कहलाने लगे, भले ही महामूर्ख हों, और गांव में चतुर रहने वाले भी गंवार बन गए। तो मैं यहाँ पर है, अंबर पनघट में डूबो रही, आकाश रूपी पनघट में तारा रूपी घड़ों को। पनघट पानी जहाँ पर घड़ा में भरा जाए वह पनघट है। दो बार घट का प्रयोग हुआ है, एक पनघट में घट और दूसरा तारा घट में घट। तो पानी भरने वाले स्थान में तारा रूपी घड़ों, आकाश रूपी पनघट में तारा रूपी घड़ों को उषा नाम की चतुर स्त्री डुबा रही है। यानी उषा काल के आने के बाद
तारे डूबने लगते हैं, अस्ताचलगामी हो जाते हैं क्रमशः। जैसे जैसे उषः काल प्रखर होता है वैसे वैसे ताराओं की संख्या कम होती जाती है। तो अंबर पन घट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। अब दूसरा दृश्य, खग कुल 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 सा बोल रहा। अब यहां पर यमक अलंकार आ जाता है। खग कुल यानी पक्षियों का समूह कुल कुल सा बोल रहा। कुल कुल की आवाज धीरे धीरे मध्यम आवाज में, क्योंकि उषः काल में ही पक्षी जाग जाते हैं और पक्षियों के जगने के बाद सूर्योदय होता है। मुर्गे की आवाज पक्षियों के जगने के क्रम में ही होती है, वह भी पक्षधारी है, पक्षी है। गौरैया, मैना, बगुला की आवाज आने लगती है, कौवे आवाज देने लगते हैं। तो खग कुल 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 सा बोल रहा, जो पक्षियों का समूह है, पक्षियों का परिवार, वह कुलकुल की ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, बोल रहा है। किस लय का अंचल डोल रहा। और जो नए नए पत्ते हैं, नवजात पत्र, नवजात पत्र को किस लय कहा जाता है। जैसे माता सीता ने अशोक वाटिका में कहा है, नूतन किसनय अनिल समाना, देहु अगिन जिन कर से निदाना। जो नूतन किशलय है, नूतन किशलय का एकदम सद्य उत्पन्न पत्र, यानी शीघ्र ही जन्म ले चुका पत्र ही किशलय कहलाता है। खग कुल 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 सा बोल रहा, पक्षियों का समूह कुल कुल की आवाज में बोल रहा है और किसलय का अंचल डोल रहा। जो नवजात पत्र हैं उनका आंचल डोल रहा है, उनका किनारा डोल रहा है। लो यह लतिका भी भर लाई, पुनः संबोधन है, लो ले लो या देखो। यहां पर होगा लो का अर्थ देखो, ये देखो ना। लो यह लतिका भी भर लाई, यह जो लतिका है यानी जो लता है भर करके ला दी है। कौन कौन चीज? मधु मुकुल नवल रस गागरी, नवल रस से भरी हुई, मधु से युक्त, मधु बिखेरती हुई नवल रस की गागरी लेकर के उपस्थित हो गई है। अब तब अधरों में राग अमंद पिए। ऐसा लगता है कि तुम्हारे जो अधर हैं उसमें अमंद राग है। अमंद राग यानी ऐसा राग जो कभी मलिन नहीं हो। तुम्हारे अधर प्राकृतिक रूप से रक्ताभ हैं, यानी नेचुरल रेड हैं, प्राकृतिक रूप से लाल हैं तुम्हारे अधर। अधरों में राग अमंद पिए, ऐसा लगता है कि तुमने अमंद राग पी लिया है, इसलिए कि तुम्हारे अधर लाल हैं।
और मदिरा का रंग भी लाल होता है। सामान्यतः उजले रंग की भी मदिरा हो सकती है, पीले रंग की भी मदिरा हो सकती है, लेकिन प्राकृतिक रूप से या सामान्यतः मदिरा का रंग लाल ही माना जाता है। तो अधरों में राग अमंद पिए, अमंद राग तुमने पान कर लिया है जो मलिन नहीं हो रहा है। तुम्हारे होठ कभी मध्यम रंग में नहीं रहते, अलकों में मलयज बंद किए, और तुम्हारे काले घुंघराले घने केश हैं। अलग का अर्थ सामान्य केश होता नहीं है। अलग कहा जाता है काले घुंघराले केश को, काले घुंघराले और घने। अब जैसे जो अलका थी, अलका यानी चंद्रगुप्त नाटक की सहनायिका, सिंहरण की प्रेमिका, सिंधु नरेश की बेटी, आम्भीक की सगी बहन। अलका उसे इसलिए कहा गया इसलिए कि उसके काले घुंघराले और घने केश थे। इस अलक शब्द का प्रयोग बिहारी लाल ने किया है। कुटिल अलक मुख परत जो, बढ़ गौ इतो उदोत, यानी नायिका के जो काले घुंघराले केश हैं वे मुंह पर ऐसे टेढ़े करके आ गए हैं, तो ऐसा लगता है ये कुटिल अलक, टेढ़े अलक, बाल घुंघराले काले, ऐसा लगता है उसके मुख का सौंदर्य इतना बढ़ जाता है जैसे बंक बिकारी देत जो दाम रुपया हो। पहले क्या किया जाता था कि रुपया लिखने के लिए ऐसे कर दिया जाता था, ऐसे टेढ़ा हो गया तो वो रुपया हो गया। तो जो एक सिक्का का जो मूल्य होता था उससे 100 गुना मूल्य बढ़ जाता था। कुटिल अलक मुख परत जो, बढ़ गौ इतो उदोत, बंक बिकारी देत जो दाम रुपया हो। दाम कहा जाता था दमड़ी को, और दमड़ी से रुपया बहुमूल्य होता है। तो जिस प्रकार से टेढ़े विकार के आने के चलते दाम का महत्व बढ़ जाता है, दाम रुपया हो जाता है। दाम एक इकाई थी, राशि की या करेंसी की, रुपया उससे बड़ा होता था। तो कुटिल अलक मुख परत जो, बढ़ गौ इतो उदो, बंक बिकारी देत जो दाम रुपया हो। दाम जो रुपया था वो टेढ़े होने के चलते नहीं, जो दमड़ी था दाम वह टेढ़े होने के चलते रुपया में परिवर्तित हो जाता है। वैसे ही नायिका का मुंह काले घुंघराले अलक के मुंह पर लटक जाने से बढ़ जाता है। तो अलको अधरों में राग अमंद पिए। अधर, अधह का अर्थ होता है नीचे। जो निचला होठ था इसको पहले अधर कहा जाता था, ऊपर वाले को ओष्ठ कहा जाता था। जैसे अधर धरत हरि के परत, ओठ दीठ पट जोत। अधर भी कहते हैं और ओठ भी कहते हैं। तात्पर्य है कि दोनों दो हैं।
ऊपर वाले को ओठ और नीचे वाले को अधर। अधरों में, लेकिन बाद में कालांतर में दोनों को अधर कहा जाने लगा और दोनों को होठ या ओष्ठ कहा जाने लगा। तो अधरों में राग अमंद पिए, दोनों होठों में तुमने अमंद राग पिया है, ऐसा राग जो कभी मलिन नहीं हो रहा। अलकों में मलयज बंद किए, तुमने काले घुंघराले घने केश में मलयानिल को कैद कर लिया है। यानी तुम्हारे पास आने के बाद मलय पर्वत की हवा चलने लगती है तुम्हारी केशों से, शीतल मंद सुगंध हवा। तो अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। मलयज माने मलय में जन्म लेने वाला या मलयानिल पवन। तू अब तक सोई है आली, ऐश आली या ऐ सखी, तू अब तक सोई हुई है। प्रश्नवाचक चिन्ह है, आश्चर्य है, उसे जगाने का प्रलोभन दिया जा रहा है। यानी अब तक तुझे सोना नहीं चाहिए था, तुम्हें जग जाना चाहिए था, इसलिए आश्चर्य व्यक्त कर रही है कि तू अब तक सोई है आली। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी तुम्हें अब तक सोना नहीं चाहिए था। आंखों में भरे बिहागरी, यानी ऐसा लगता है कि तुम्हारे आंखों में विहाग राग आ गया है। विहाग राग ऐसा था जो मध्य रात्रि में गाया जाता था। उषा राग या उषा राग या भैरवी भोर में गाया जाता था। हमारे यहाँ संगीत शास्त्र ऐसा बना कि कुछ स्वर लहरियां समय में आबद्ध हो गईं, काल में बद्ध हो गईं, प्रसंग में आबद्ध हो गई। जैसे सोहर बच्चे के जन्मोत्सव के समय ही गाया जाएगा, फाग होली के पूर्व ही गाया जाएगा, कजरी सावन में ही गाया जाएगा। तो अधरों में राग अमंद पिए, अमंद राग, राग का अर्थ स्वर ही नहीं होता है, रंग भी होता है। प्रेम को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, नीली राग, कुसुम्भी राग और मंजिष्ठा राग। यानी नीली राग, कुसुम्भी राग और मंजिष्ठा राग। तो अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी। यानी अब तक सोई हुई है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे आंखों में विहाग राग उत्पन्न हो गया है। तो यह जो प्रसंग है वह महाकवि जयशंकर प्रसाद ने लहर नामक अपनी पुस्तक में बीती विभावरी जागरी शीर्षक से कविता की रचना। यह कविता सामान्य शीर्षक वाली नहीं है। जैसे मुंशी प्रेमचंद ने नामकरण किया है कहानियों का, वैसा ये नहीं। जैसे उनका उपन्यास है सदगति, नहीं, उनकी कहानी है
भूल से उपन्यास शब्द निकल गया। तो उनकी कहानी है सदगति, बलिदान, कफन। ऐसे छोटे शीर्षक वाले 2 या 3 शब्दों में शीर्षक, लेकिन यह जो शीर्षक है बीती विभावरी जागरी, 4 शब्दों में है। अर्थात इसका शीर्षक बड़ा है, सूक्ष्म नहीं, लघु नहीं, यह दीर्घ शीर्षक। जैसे कभी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, उसने कहा था कि रचना की थी, ऐसा लगा कि एक वाक्य ही प्रयुक्त कर रहे हैं। शीर्षक छोटा हो भी सकता था, लेकिन रचनाकार को स्वतंत्रता रहती, वह शीर्षक क्या दे। यहां पर जयशंकर प्रसाद ने जो शीर्षक दिया है वह बीती विभावरी जागरी। यदि संगीत शास्त्र के आधार पर देखा जाए तो इस रचना में गेयता भी है, तुक का प्रयोग हुआ है, जबकि छायावाद में कहीं कहीं तुक गायब हो गए। जैसे निराला जी की प्रथम रचना विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरनी जूही की कली। तो इस कविता में भी कुछ विशेषताएं हैं। शीर्षक लंबा हो गया है, लेकिन शीर्षक लंबा होने के बाद भी जो इस कविता की प्रस्तुति हुई है उसमें माधुर्य ओतप्रोत है। इसमें माधुर्य का प्रयोग पूर्णतः हुआ है। कविता आद्योपांत मधुर बनी हुई है। 2 सखियों के बीच वार्तालाप का है, बल्कि वार्तालाप हुआ ही नहीं है। एक सखी सिर्फ कह रही है जगने के लिए, और जो सोई हुई है वह एक शब्द भी उच्चारित नहीं करती। इसलिए पूरी कविता में एकल अभिव्यक्ति है। एक ही पात्र बोल रहा है, दूसरा पात्र सोया हुआ है। वह कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता, यानी जगना चाहिए, ऐसा नहीं। और किसी को जगाने के लिए भरसक सामाजिक तौर पर उदाहरण दिए जाते हैं। पढ़ने के लिए बगल के पड़ोस के बच्चों का नाम लिया जाता है। तुम नहीं पढ़ रहे हो ना, देखो सोहन कितनी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहा है, स्वाध्याय करता है, 5 घंटे तक पढ़ता है रात में, विद्यालय में तो पढ़ता ही। तो यहाँ पर वही बात है, बीती विभावरी जागरी, रात बीत गई, जग जाओ ऐ सखी। सखी का नाम इसमें नहीं दिया है। प्रश्न पूछने वाले का भी नाम इसमें नहीं है। बीती विभावरी जागरी, और तब उदाहरण क्या देती है सखी कि अंबर तन पन घट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी।
आकाश रूपी, अंबर का अर्थ होता है आकाश और वस्त्र भी, यहाँ पर आकाश होगा। तो अंबर पनघट, आकाश रूपी पनघट में तारा रूपी घड़ों को उषा नाम की चतुर स्त्री डुबा रही है। यानी उषा यहाँ पर नायिका बनी हुई, बहुत सी बेटियों का नाम, बहनों का नाम उषा रहता है। तो उषा नाम की चतुर स्त्री क्या कर रही है? तो ताराओं को डुबा रही है, उसका यही काम है। पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। खगकुल कुल कुल सा बोल रहा, खगकुल यानी पक्षियों का समूह कुल की ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, यानी मधुर मधुर ध्वनि। बच्चे जो शिशु हैं, यानी चिड़िया के बच्चे जो छोटे छोटे हैं, नवजात शिशु, वो क्या कर रहे हैं? तो कुल की आवाज में उस काल का स्वागत करते हैं या अपने स्वास्थ्य के लिए प्रयत्न रहते हैं। तो खगकुल कुल कुल सा बोल रहा है, किस लय का अंचल डोल रहा है। किस लय यानी नवीन पत्ते, नवजात पत्र। खगकुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। कुल की आवाज होती है पक्षी के द्वारा, और छोटे छोटे जो पत्ते हैं, वो पत्ते कौन? तो जो नए जन्म ले चुके हैं, नवजात। खगकुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। तो जो नवजात पत्र हैं, उनके किनारे डोल रहे। मैंने कहा कि शीतल मंद और सुगंध होती है दक्षिण हवा, जिसको दक्षिण पवन कहा गया है विद्यापति के द्वारा। दक्षिण पवन बहु धीरे, तीर समीरे गंगा तीरे, जो कविता है उसमें इसका प्रयोग हुआ। तो लो यह लतिका भी भर लाई। अब एक उदाहरण देती है लतिका का कि देखो ना, आकाश रूपी पनघट में तारा रूपी घड़ों को उषा नाम की चतुर स्त्री तो डुबा ही रही है, लेकिन देखो लतिका भी मधु से युक्त नए रस की गागरी को लेकर के उत्पन्न हो गई है, प्रकट हो गई है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। खगकुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। तो लो यह लतिका भी भर लाई। यह लतिका जो है वह भी भर करके ले आती है क्या? तो मधु से युक्त पवन, मधु मुकुल नवल रस गागरी, नए रस की गगरी को लेकर के उत्पन्न हुई है। और तब वह सखी निश्चेष्ट पड़ी हुई अपनी सखी को कहती है क्या? अधरों में राग अमंद पिए। तुमने अपने अधरों में अमंद राग पिया है मदिरा का, जो जग नहीं रही। चूंकि उस नायिका के जो होठ हैं प्राकृतिक रूप से लाल हैं, इसका अर्थ ये नहीं उस नायिका ने शारीरिक श्रम करके अपना चेहरा लाल किया है। तो खगकुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा।
लो यह लतिका भी भर लाई मधुमुकुल नवल रस गागरी, अधरों में राग अमंद पिए। यह नायिका सोई हुई है, अपने होठों में अमंद राग को प्रविष्ट करा करके, छिपा करके। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। तुमने तो अपने बालों में ही मलयानिल को बंद कर दिया है, यानी मलयानिल कैद है। तुम जहां जाओगी, जिसके पास जाओगी, उसी के पास इसकी सुगंध पहुंच जाएगी। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरी बिहागरी। विहाग शब्द व्याख्येय है। विहाग का अर्थ होता है वह गीत जो रात्रि के मध्य काल में गाया जाता है। रात्रि के अंतिम चरण में अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में पक्षियों का जागरण होता है, उसके बाद मनुष्यों का जागरण होता है। तो इसमें भी अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। मलयानिल को ही तुमने अपने काले घुघराले केसों में बंद कर लिया है। तू अब तक सोई है आली। अरे सखी, तू अब तक सोई हुई है, यानी तुम्हें जग जाना चाहिए था, तू नहीं जगी। आंखों में भरे बिहागरी, ऐसा लगता है कि तुमने अपनी आंखों में बिहाग को ही बंद कर दिया। बिहाग वह जो आधी रात को गाया जाता है। और यहाँ पर भी नायिका पर जगने का दबाव दिया जा रहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में तुम जाओ, अब सवेरा हो गया। उषा नाम की चतुर स्त्री ने तारा रूपी घड़ों को आकाश रूपी पनघट में डुबाया है और मधु से मुकुलित नवल रस की गगरी को लेकर के लतिका उपस्थित हुई है। इसलिए तुम्हें जग जाना चाहिए। मैंने जैसे कहा कि मनुष्य में प्रवृत्ति होती है प्रतिस्पर्धा की, यानी वो दौड़ रहे हैं तो हमें भी दौड़ना है, वे भोजन कर रहे हैं तो हमें भी भोजन करना है। और इसी का प्रयोग हमारे काव्य क्षेत्र के रूप में हुआ है। तो अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई है आली। ऐ आली, तू अब तक सोई हुई। मैंने जैसे बताया कि एक सखी दूसरे सखी को जागृत करते हुए कह रही है, जगाती हुई बोल रही है, इसलिए उसमें सख्य अनुराग का पुट भरा हुआ दिखाई पड़ता है। तू अब तक सोई है आली। आली यानी सखी, तुझे अब तक नहीं सोना चाहिए था। आंखों में भरे बिहागरी, अर्थात तुमने अपनी आंखों में विहाग राग, वह राग जो आधी रात को गाया जाता है, वह तुमने अपनी आंखों में बंद कर दिया है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यह जो कविता है वह छायावादी वैशिष्ट से प्रभावित कविता है, प्रकृति चित्रण बहुल कविता है। और सबसे बड़ी बात कि भाषाई
चमत्कार ही नहीं बल्कि भाषाई सौष्ठव भी इसमें अभिव्यक्त हुआ है। इसलिए मैं अपने स्नातक द्वितीय खंड के विद्यार्थियों से यह कहना चाहता हूँ कि आप जिस समय मोबाइल का प्रयोग करें यूट्यूब पर खोजने के लिए, उस समय हम लोग के अध्यापन किए हुए विषयों को जरूर देखें, इसलिए कि अभी लॉकडाउन कब तक चलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, और इस लॉकडाउन को तोड़ना सबके वश की बात नहीं, एक राष्ट्रीय अपराध है। इसलिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, दूसरे को सुरक्षित रखें। कोरोना से लड़ना है, और यदि आपने एकजुटता दिखाई, मास्क का प्रयोग करना, किसी से झगड़ा नहीं करना, भीड़ से दूर रहना, ये सभी जो तत्व हैं, इसके प्रयोग के चलते हम कोविड-19 से बच सकते हैं, और हमें बचने का सदा प्रयास करना चाहिए। इसलिए आप विद्यार्थियों से मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि आप मोबाइल का सदुपयोग कर कविताओं की व्याख्या, कविताओं के अर्थ का जरूर ज्ञान प्राप्त कर लें। धन्यवाद।